जिस शुभ मुहूर्त का भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इंतजार था वो अब निकल आया है। ये वो पत्र है जो बताता है कि बुधवार को 11 बजे छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। इस बार छत्तीसगढ़ सरकार में 14 मंत्री होंगे। हरियाणा फॉर्मूले के तहत मंत्रियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। मंत्रिमंडल में विस्तार की कवायद तो लंबे समय से चल रही थी, पर इसे पूर्ण आकार पिछले दिनों हुई मुख्यमंत्री के साथ दावेदारों की बैठक के बाद दिया गया। जानकारी के मुताबिक 11 मंत्रियों के मंत्रिमंडल का विस्तार कर 14 मंत्री रखे जाएंगे और उसके लिए 3 मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी, जिसकी सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। बनाए जाने वाले मंत्रियों के नाम गजेंद्र यादव, खुशवंत साहेब और राजेश अग्रवाल हैं। इन 3 मंत्रियों के शपथ ग्रहण को लेकर आज सुबह ही राज्यपाल और भाजपा अध्यक्ष ने भी संकेत दिए थे। अच्छा चर्चा है, कुछ होने वाला है, लेकिन अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं है, लेकिन कुछ तो होने वाला है। सर आप क्या समय दे दिए हैं? अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन कुछ होने वाला है, ऐसा इन्फॉर्मेशन आपको हम दे रहे हैं। नहीं, राज्यपाल जी ने कह दिया है कुछ बड़ा होने वाला है तो कल बड़ा होगा, देखेंगे, सब मिलेंगे वहीं पे। अगर कल होगा तो कल वहीं मिल जाएंगे अपन लोग। संगठन किस तरीके से? संगठन तो हर चीज के लिए तैयार रहता है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन सभी चीजों के लिए तैयार रहता है। हम वर्ष भर काम करते हैं, वर्ष भर हम अपने संगठन के काम करते हैं, हमारे कार्यकर्ता उसमें लगे रहते हैं। अब सब कुछ आपके सामने आ जाएगा बहुत जल्दी। मंत्रिमंडल के विस्तार के बाद जो नया परिदृश्य बनेगा उसके मुताबिक भौगोलिक समीकरण, सरगुजा संभाग 4 मंत्री पहले ही हैं। एक नए मंत्री की एंट्री से कुल 5 मंत्री होंगे। रायपुर संभाग से 1 मंत्री है। एक नए मंत्री की एंट्री से कुल 2 मंत्री हो जाएंगे। दुर्ग संभाग से 2 मंत्री हैं। एक और मंत्री की एंट्री से कुल 3 मंत्री होंगे। बस्तर संभाग में फिलहाल 1 मंत्री है। बिलासपुर संभाग में फिलहाल 3 मंत्री हैं। वहीं जातिगत समीकरणों की बात करें तो ओबीसी वर्ग से 6 मंत्री बनाए गए हैं। एक नए मंत्री की एंट्री से कुल 7 मंत्री होंगे। सामान्य वर्ग से 1 मंत्री, एक नए मंत्री की एंट्री से कुल 2 मंत्री होंगे। अनुसूचित जनजाति मुख्यमंत्री सहित 3 मंत्री पुराने हैं। अनुसूचित जाति से 1 मंत्री है। एक नए मंत्री की एंट्री से कुल 2 मंत्री होंगे। हालांकि समीकरणों के लिहाज से भाजपा को और एक्सरसाइज करने की जरूरत थी, लेकिन उन सब के बावजूद सेकंड लाइन तैयार करने के फॉर्मूले पर काम कर रही भाजपा इस बार पुराने नेताओं को किनारे रख पहली बार के विधायकों पर दांव खेल रही है। शपथ ग्रहण हो सकता है? कल है सर, कल। हाँ, देखते रहो तो न्यूज में आ जाएगा। शपथ ग्रहण हो सकता है? कल है सर, कल। हाँ, देखते रहो तो न्यूज में आ जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार की खबर के बीच कांग्रेस अपना फायदा खोज रही है। कांग्रेस को मालूम है कि मंत्री के दावेदार ज्यादा हैं और पद कम। ऐसे में दांव की निराशा का कांग्रेस भाजपा को भारी पड़ने वाली बता रही है। मैंने कहा कि कुछ वरिष्ठ भाजपा के कुछ वरिष्ठ विधायकों ने इस्तीफे देने की धमकी तक दे डाली है। कहीं इसी का वजह तो नहीं है बार बार टल रहा है? आखिर भारतीय जनता पार्टी में इतना गुटबाजी चरम पर है। एक तो 2 साल पूरे होने जा रहे हैं और लगातार 3-4 दिन से बिल्कुल रस्साकसी चल रही है। अब दिल्ली दौड़ भी शुरू हो गई है, मैराथन दौड़ शुरू हो गया है। आखिर भाजपा में चल क्या रहा है? सरकार में चल क्या रहा है? आखिर किसका चल रहा है? फिलहाल इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई हैं और मंत्रिमंडल शपथ ग्रहण बुधवार को होने जा रहा है। नए चेहरे और नए प्रयोग वाला ये शपथ ग्रहण कितने हद तक सफल होगा और इसका क्या राजनीति पर साइड इफेक्ट होगा, इस पर आने वाले दिनों की राजनीति निर्भर करेगी। मुख्यमंत्री तो विदेश के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन उनके फैसले से बना नया मंत्रिमंडल आने वाले कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। नमस्कार, मैं मोहन तिवारी। आज के मुद्दे में आपका स्वागत है और आज का मुद्दा हमारा आधारित है एक नए दांव पर नया भरोसा जताते हुए बीजेपी की छत्तीसगढ़ की सरकार अपना नया मंत्रिमंडल बनाने जा रही है। मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और इसमें 3 नए चेहरों को मौका दिया जाएगा, ऐसी खबरें छन कर आ रही है। हालांकि पहले तो मंत्रिमंडल
का विस्तार कब होगा इसको लेकर संशय था। अब वो तारीख आ गई है, बुधवार को मंत्रिमंडल की शपथ होगी, लेकिन उसमें चेहरे कौन से होंगे इसको लेकर अभी भी कुछ अटकलें चल रही हैं। लेकिन 2-3 नए चेहरे सामने आएंगे, ऐसी बातें सबके सामने हैं और इसको लेकर राजनीतिक सरगर्मियां एक बार फिर से तेज है। तो इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर बीजेपी का यह नया दांव है क्या और नए पर भरोसा आखिर बीजेपी जताकर क्या हासिल करेगी। इस चर्चा को शुरू करेंगे, उससे पहले मिल लेते हैं उन मेहमानों से जो इस चर्चा में हमारे साथ रहेंगे। हम बहुत स्वागत करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं इस पूरे मामले में राजनीतिक विश्लेषण शेयर करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनिल चौबे जी, बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद है निशिकांत जी, बहुत स्वागत करेंगे आपका। और कांग्रेस का पक्ष रखेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता रुपेश दुबे जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जैसा कि हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए बताया कि नए को मौका दिया जा रहा है, नया दांव खेला जा रहा है और इससे साफ है कि 3 नए चेहरे साय जी की टीम में शामिल होंगे। लेकिन इसका असर क्या होगा, क्या संतुलन बैठाया गया है और क्या इसका कोई दूरगामी साइड इफेक्ट भी बीजेपी को झेलना पड़ेगा, इस पर प्रतिक्रियाएं लेंगे। सबसे पहले हम चौबे जी से ही शुरू करते हैं और उनसे पहली प्रतिक्रिया छनकर क्या खबर आ रही है। शपथ ग्रहण की तारीख तो तय हो गई है, पर शपथ कौन कौन लेगा, चौबे जी? जी, जिस तरीके से चैनलों में नाम चल रहे हैं, कुशवंत जी का और दुर्ग से गजेंद्र यादव का और वहाँ से राजेश अग्रवाल का, ये तीनों बिल्कुल नए चेहरे हैं। इनको कोई भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है कि इन्होंने पहले कभी मंत्रालय या मंत्रिमंडल में काम किया हो। एक बात ज़रूर थी कि इस विस्तार में जो पुराने विधायक हैं, मजे हुए मंत्री, उनको काफ़ी भरोसा था कि इस बार उनको मौका मिलेगा। लेकिन विष्णुदेव साय ने पूरा मंत्रिमंडल, मतलब जो उनका पहले दिन से लेकर अभी तक, मुझे ऐसा लगता है सारे नए लोगों को पर ही विश्वास किया है उन्होंने और एक नई टीम उन्होंने तैयार की है। उनका विचार बिल्कुल ठीक है, नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, लेकिन पुराने लोगों को भी अगर वो थोड़ा बहुत महत्व देते तो शायद बेहतर मंत्रिमंडल की कार्यप्रणाली ठीक ठाक चलती। लेकिन चलिए, आजकल तो क्या है कि मंत्रियों को आए ना आए, लेकिन अधिकारी ही आजकल मंत्रालय चलाते हैं। शुरू में तो सबको ये लग रहा था कि विष्णुदेव साय को भी दिक्कत हो रही थी मंत्रालय मुख्यमंत्री पद संभालने में, लेकिन अब सब ठीक ठाक हो गया है और उनके कार्यक्रम ठीक चल रहे हैं। तो ये रिदम में आ जाएगा, नए हो या पुराने हो वो सब काम करने लगेंगे। लेकिन अब पुरानों की कहीं नाराजगी जैसी स्थिति बन सकती है क्या? क्योंकि मुख्यमंत्री तो शपथ ग्रहण के बाद विदेश चले जाएंगे, ये 10 दिन काफ़ी भारी पड़ने वाले हैं, ऐसा होगा क्या? नहीं, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है और चूँकि छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहाँ पर इस टाइप की बातें, इस टाइप की नेतागिरी यहाँ पर हुई नहीं है। शुरू में 2003 में हुई थी, उस टाइम नया प्रदेश था और जो पुराने मुख्यमंत्री थे जोगी जी, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव थे, तो उन्होंने कर लिया था। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अभी ये स्थिति निर्मित होगी यहाँ पर, क्योंकि अभी ये तो विस्तार हुआ है, अभी रीसफल का लड्डू बाकी है वो लड्डू दिखा के अभी ये जो पुराने वाले हैं उनको कहा जा सकता है कि अभी तो रीसफल का लड्डू बाकी है, हो सकता है उसमें आपका नंबर लग जाए। क्योंकि ये भी खबरें चल रही हैं कि 3 या 4 मंत्रियों का परफॉर्मेंस जो है वो ठीक नहीं है। ये यहाँ से लेके दिल्ली तक की खबर है। अब अभी इन्होंने उनको नहीं हटाया है, लेकिन रीसफल का लड्डू अभी विष्णुदेव साय के हाथ में है। नहीं तो ज़्यादा जल्दी इस तरीके का रिसफल करना ये भी तो उचित नहीं होता। अभी करना होता तो अभी रिसफल करते विस्तार की जगह। ये क्या संभावना है, क्या फेरबदल होगा विस्तार की जगह, ये लगता है क्या कुछ? रीसफल तो देखिए उनका खुद का जुड़े वो है, वो अपना कभी भी कर सकते हैं, उसमें शायद केंद्र की भी ज़रूरत नहीं है। वो 3-4 मंत्रियों को ड्रॉप कर देंगे, 3-4 को नए पुराने लोगों को, जिनको उनको लेना है, उनका स्वविवेक का मामला है, वो ले सकते हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल जो आप संभावनाएं जता रहे कि कुछ आक्रोश होगा या होगा, उसके लिए अभी उनके हाथ में एक रीसफल का बड़ा लड्डू है, जिसको वो दिखा के बाकी लोगों को शांत कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो अभी तो सब कुछ ऑल इज वेल चल रहा है। कांग्रेस की प्रतिक्रिया सुनते हैं, उनको शायद ज़्यादा जानकारी पहले पहुंचती है। दीपक बैज जी ने भी कुछ बातें कही है, तो दुबे जी को सुन लेते हैं। दुबे जी,
क्या लग रहा है कांग्रेस के पास क्या छन के आ रही है? पुराने मंत्रियों से अच्छी दोस्ती है बताते हैं कांग्रेस के नेताओं की, उनसे कुछ बातें पता चली होगी तो बताइए क्या हो रहा है? कांग्रेस कुछ फायदा उठाएगी क्या ऐसे मौके का? मोहन जी नमस्कार, अनिल चौबे जी नमस्कार, निशिकांत भाई नमस्कार। मोहन भाई, कांग्रेस फायदा और हानि पे ध्यान न दे करके छत्तीसगढ़ के विकास समुचित रूप से हो इसके संकल्प के साथ काम करती है। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ में ये पूरी तरह से प्रमाणित हो गया, पराधीन सपने सुख नाही। माने हम छत्तीसगढ़ की विकास की परिकल्पना करते हैं और यहां तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की पार्टी या भाजपा का शीर्ष नेतृत्व जो मंत्रिमंडल के गठन को मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार के रूप में कहा जाता है, उसका भी इन्होंने कुठाराघात कर दिया। और देखिए जिस प्रकार से आदरणीय किरण सिंह देव जी का जो बयान आया कि देखिए कल होता क्या है, एक तरफ मंत्रिमंडल का राजभवन से मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण की नोटिस सूचना जारी हो जाती है, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष जी का यह कहना अपने आप में हास्यास्पद है। देखिए निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में जो मंत्रियों की जो कमी जो आकलन देखा जा रहा था, जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी के पास शिक्षा विभाग है, मुख्यमंत्री जी के पास आबकारी विभाग है, मुख्यमंत्री जी के पास ऊर्जा विभाग है, और तीनों विभाग की दुर्गति से छत्तीसगढ़ पूरी तरह से ग्रहण काल कल्पित हो चुकी है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी अभी शपथ ग्रहण लेने के बाद विदेश प्रवास पर जाएंगे तो उनको आक्रोश का सामना ना करना पड़े। और जिस प्रकार से भाजपा छत्तीसगढ़ में रिमोट कंट्रोल के रूप में सरकार चला रही है, शीर्ष नेतृत्व रिमोट कंट्रोल के रूप में छत्तीसगढ़ की सरकार चला रही है, वैसे अनुभवी नेताओं को किनारे करके भाजपा का जो शीर्ष नेतृत्व है और भाजपा की एक संस्कृति जो दिखने में आ रही है, छत्तीसगढ़ की खनिज संपदा को, छत्तीसगढ़ के जो प्रचुर मात्रा में जो खनिज संपदाएं हैं, अन्य सामग्रियां हैं, उनको लूटने के लिए पूरी तरह से नए नवेले लोगों को मंत्री बना दे ताकि उसमें ज्यादा हस्तक्षेप ना करे और दबाव में रहे। ये भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा है जो धरातल पर दिख रहा है। ठीक है, चलिए। और इसमें नए और पुराने की क्या जरूरत है? अगर कोई हस्तक्षेप करना भी चाहता होगा तो हम आएंगे इस पर, टिप्पणी लेंगे, लेकिन अभी बीजेपी की प्रतिक्रिया ले लेते हैं। दुबे जी के पास अगले सेगमेंट में जाएंगे। तो बीजेपी का क्या कहना है रुक कर लेते हैं। हमारे साथ निशिकांत पांडे जी जुड़े हुए हैं, पूरी बातों को दोनों पक्षों, चौबे जी को भी उन्होंने सुना, दुबे जी को भी सुना। अब उनसे हम सुनना चाहते हैं कि पांडे जी क्या ये प्रयोग कर रहे हैं? कई बार क्या होता है कि प्रयोग उल्टा भी पड़ जाता है, ये करना क्या उचित है? पार्टी क्या सोचती है पहले तो ये दोनों बातों को लेकर? मोहन जी, आपको, आदरणीय अनिल जी को और रुपेश जी को संध्या जवाहर। देखिए, अंदेशा, आकलन और संभावनाओं का दौर जो है अब समाप्ति की ओर है और जो प्रश्न उठता था कि कब होगा, उसकी जानकारी आपके समक्ष आ गई। कौन होंगे वो 54 विधायकों में से हमारे विधायक जो मंत्री पद की शपथ लेंगे, कितने होंगे उसके लिए आपको आज रात तक का इंतजार करना होगा। महत्वपूर्ण विषय क्या है जो हमारे मित्र कह रहे थे रुपेश दुबे जी, रिमोट कंट्रोल से सरकार चलती है। वास्तव में सरकारें हमने देखी ऐसी चलती है कि एक भी छत्तीसगढ़ का व्यक्ति इनको राज्यसभा सांसद भेजने के लिए नहीं मिला। इस प्रकार से रिमोट कंट्रोल से सरकारें चलती रही और चलाते रहे। अभी रुपेश जी बोल रहे थे कि किरण देव जी बाइट दे रहे थे कि देखिए कल होता है कि नहीं होता है। वो सुबह की बाइट है, चिट्ठी जो आई है शाम की है। इसी प्रकार भ्रम की राजनीति करते करते कांग्रेस पार्टी कहाँ चलेगी? गर्त में चलेगी। शायद सरकार का प्लेइंग 14 या 13 का निर्णय कल सुबह तक हो जाएगा। लेकिन मोहन जी, जो आपने प्रश्न उठाया कि इसका फायदा होगा कि नुकसान होगा, लेकिन नवाचार ये भारतीय जनता पार्टी का एक हमेशा पहल रहता है। आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दुरुस्त करने की कोशिश करूंगा कि जब नरेंद्र मोदी जी सीएम बने थे तो बहुत ही मतलब कम अनुभव के साथ, उनका कभी राजनीतिक अनुभव नहीं रहा, लेकिन मुख्यमंत्री बने और ऐसा चलाया उन्होंने कि क्या मतलब गुजरात एक मॉडल बन के आया। उसी प्रकार डॉक्टर रमन सिंह जी, शिवराज सिंह जी, देवेंद्र फडणवीस जी, रघुवर दास जी, ये सारे नेतृत्व जो हैं ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी में नेतृत्व करते हुए निकले। विषय ये आता है कि आपने जो कहा कि 3 होंगे, 4 होंगे या कौन होंगे या पुराने नाराज हो जाएंगे। संगठन जो चौबे जी ने बात की, वास्तव में केडर बेस्ड पार्टी में संगठन सर्वोपरि होती है और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो अनुशासन को सर माथे रखती है, राष्ट्र प्रथम के भाव से आगे बढ़ती है। व्यक्तित्व का स्थान हमारी पार्टी में
एकदम तीसरे और निचले पायदान पे है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार और आदरणीय विष्णुदेव साई जी का जो ये मतलब निर्णय है वो कल आपके समक्ष आ जाएगा। कहीं किंतु परंतु नहीं है, लेकिन जो बुझे हुए दीपक साहब अपना टीका टिप्पणी कर रहे थे, तो मैं आदरणीय रुपेश जी से पूछना चाहूँगा, क्या सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ नहीं थे? क्या वो दशकों से राजनीति नहीं कर रहे थे? या वो विधायक नहीं बने थे कांग्रेस से? अभनपुर के विधायक जो थे, क्या वो पुराने कांग्रेसी कॉम्बिनेशन तो था पिछली सरकार में, कैसे कॉम्बिनेशन पक्षों को रखा गया कैसे कॉम्बिनेशन था बताएंगे क्या? नहीं, पुराने लोगों को भी रखा गया था, मोहम्मद अकबर भी थे, रविंद्र चौबे भी थे। हाँ बस दो, बाकी तो सारे नहीं थे ना। इनकी सरकार बनी कहाँ थी? इनकी सरकार कब बनी थी प्रदेश में? आप देखिए, भूपेश बघेल जी को छोड़ दीजिए, टी.एस. सिंहदेव जी कब मंत्री बने थे? आपने उनको बनाया ना उप मुख्यमंत्री, और कब बनाया? विषय ये आता है कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखे दिन तैसी। इनके यहाँ अंतरकला सतह पे है, दिखता है। अमरजीत भगत क्या कहते हैं, भूपेश बघेल जी चरणदास महन जी के लिए क्या कहते हैं, वो सबके समक्ष है। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश के 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए लगातार काम कर रही है। ये जो रुपेश जी भ्रम फैला रहे हैं, लाल आतंक को समाप्त करने का जो प्रयास हुआ और सफलता के साथ प्रयास हुआ, आज बस्तर विकास के रथ पे आगे बढ़ रहा है और इनके पेट में दर्द हो रहा है, यही विषय है। चलिए ठीक है, ये ओपनिंग कमेंट तो सबके ले लिए। हम ये जानना चाह रहे हैं, समीकरणों को साधने की अगर इसी 3 नाम पर सहमति बनती है, यही 3 शपथ लेते हैं, समीकरणों को साधने में कितनी बीजेपी सफल हुई है? चौबे जी, भौगोलिक रूप से बस्तर में एक ही प्रतिनिधित्व है, रायपुर में एक ही मंत्री है, समीकरण को साधने में क्या कामयाब रही है बीजेपी इन तीनों को शामिल करने के बाद, लगता है आपको? पूरा मंत्रिमंडल का सिनेरियो अगर देखा जाए तो बस्तर बहुत खाली है। अभी बस्तर में 1-2 मंत्री और होना चाहिए, वो पूरा अनबैलेंस्ड है मामला। सबसे ज़्यादा सरगुजा की तरफ हो गए, फिर रायगढ़ की तरफ हो गए, फिर अपने बिलासपुर की तरफ हो गए। तो समीकरण तो संतुलित नहीं है पूरे छत्तीसगढ़ का, लेकिन हाँ जाति को लेके जो है काफ़ी कुछ इन्होंने संतुलन बनाने की कोशिश की है, जिसमें सबसे ज़्यादा हो जाएंगे। हाँ, उसमें सबसे ज़्यादा ओबीसी को इन्होंने महत्व दिया है। अब उस ओबीसी को महत्व देने के पीछे ऐसा है कि वो लोग बड़े दमंगता से लड़े हैं चुनाव और आगे आ गए हैं। ओबीसी के अलावा साहुओं को इन्होंने छोड़ रखा है, और बाकी तो साहू एक है जी। हाँ, SC ST को इन्होंने बहुत कम प्रतिनिधित्व दिया है, और सवर्णों को तो बहुत बुरी हालत है, उनकी तो कुछ है ही नहीं, उनको तो कहीं लाइन पे रखा ही नहीं है, जो एक दुर्भाग्य है कि सभी जगह अगर ये समीकरण ठीक करें तो 1-8 को प्रतिनिधित्व उधर से भी मिलना चाहिए था, क्योंकि उनके भी बड़े संतुलन की और जरूरत है। इसमें ऐड कर दीजिए दुबे जी, फिर एक साथ पांडे जी के जवाब ले लेंगे। आपको भी कुछ दिखाई देता है क्या संतुलन गड़बड़ है? देखिए, जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ में सरकार चल रही है और बार बार उनको मंत्रिमंडल के नाम चयन में ऊपर से सहमति लेनी पड़ती है, निश्चित रूप से पार्टी शीर्ष नेतृत्व का निर्णय सर्वोपरि होता है, लेकिन मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार की भी बात आती है। तो क्या मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का यहाँ पे हनन हो रहा है? देखिए, मैं फिर से कहना चाहूंगा, छत्तीसगढ़ की विकास की परिकल्पना जो आम जनता ने सोची है और जिसके साथ भाजपा को जनादेश मिला है, उसके तर्ज पर छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल का गठन अब कल तो होना ही है, लेकिन भाजपा के शीर्ष नेताओं को जिस प्रकार से किनारे किया गया, वर्तमान कुछ दिन पहले हमने देखा है कि भाजपा के संगठन में भी जिस प्रकार से शीर्ष नेताओं को तवज्जो नहीं दिया गया, वैसी स्थिति में सत्ता और संगठन में दोनों स्थिति में भाजपा नए नवेले लोगों को ला करके अपना अधिनायक को चलाना चाहती है, ये प्रमाणित हो रहा है। ठीक है, चलिए, समीकरण की भी बात है और नए लोगों को लाकर उनको संभालना और अपने हिसाब से चलाना आसान होता है, इसलिए इन दोनों बातों को लेकर आलोचना हो रही है। पांडे जी, समीकरण भी नहीं साधा आप लोग, ये बात तो दिख रही है। नहीं मोहन जी, ये आपका आकलन हो सकता है, लेकिन उस पर्सपेक्टिव में हम नहीं जाते हैं। जिस प्रकार से हमारे मित्र कह रहे थे, विषय आता है कि 76 साल की सोनिया गांधी जी कुर्सी छोड़ते हैं कि मेरा उम्र हो गया है, और 80 साल जी के खड़गे जी को बना दिया जाता है। क्या ऐसा होता है? परिवर्तन संसार का नियम है, लेकिन परिवार की चरण वंदना के आगे पीछे कुछ नहीं देखना, जिसके कारण पूरी पार्टी गर्त में चली गई पैन इंडिया में। लेकिन रुपेश दुबे जी के मुंह से आवाज नहीं निकला, लेकिन उन्होंने बोला मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। तो क्या ये 3 राज्यसभा सांसद भेजते समय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार नहीं था? तो गलती नहीं, गलती नहीं।
छत्तीसगढ़ के लोगों, मतलब छत्तीसगढ़ में एक भी ऐसा कांग्रेसी नहीं था जो राज्यसभा जा सके, जबकि चरणदास महंत ने खुल के कहा था कि हाँ मैं जाना चाहता हूं। लेकिन क्यों कि कांग्रेस पार्टी और खास करके स्वयं भूपेश बघेल कभी चरणदास महंत को बढ़ते नहीं देखना चाहते। दूसरा, हमारे बड़े भाई राज्यसभा में भाई साहब चयन की प्रक्रिया वो अलग होती है। आप मंत्रिमंडल में बताइए, मंत्रिमंडल का तो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार के ऊपर बात की जाती है, मुझे राज्यसभा का निर्णय मुझे लगा कि दर्द हुआ सही जगह। आपके जैसा वरिष्ठ प्रवक्ता इस प्रकार की बातें करे, सुनी तो मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार में मंत्रिमंडल होता है, आपका राज्यसभा में कहां चले गए? आप विधानसभा में बात करिए, आप विधानसभा में मंत्रिमंडल की बात करिए। तो लीजिए, मैं वही बोल रहा हूँ। देखिए क्या है रुपेश जी, आप घर पे और पार्टी में नहीं बोल पाते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि डिबेट को डिरेल करेंगे। कांग्रेस में आंतरिक लोकतंत्र है। मेरी बात सुनिए, मैं ये कह रहा है तुलना सामयिक नहीं है दोनों चीजों की। नहीं तो इसी कारण तो पार्टी गर्त में है। आपको जब भेजना है तो राजीव शुक्ला को भेजना है, केटीएस तुलसी को भेजना है, रंजीता रंजन को भेजना है। क्या छत्तीसगढ़ में एक भी नहीं था? अब देखिए, आप डिबेट को डिटेल नहीं करेंगे, आप डिबेट को डिटेल नहीं करेंगे। आप मेरी बात करने दीजिए, ये तरीका बिल्कुल ठीक नहीं है। इसी कारण आप गर्त में गए। जो हमारे बड़े भाई कह रहे थे चौबे जी कि बस्तर से प्रतिनिधित्व नहीं है, ठीक है। देखिए मोहन जी, मैं स्पष्टता से बात रखूंगा, इसमें भ्रम नहीं फैलना चाहिए। बस्तर से राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, बस्तर से प्रदेश अध्यक्ष हमारे यहाँ हैं, बस्तर से आदरणीय केदार कश्यप जी मंत्री यहाँ हैं। तो देखिए प्रतिनिधित्व तो हर जगह, सरकार में हिस्सेदारी कहाँ है? प्रतिनिधित्व तो हर जगह है। केदार कश्यप जी काफी वरिष्ठ मंत्री हैं, उनके पास पुनः उनको दायित्व दिया गया। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के पेट में दर्द हो रहा, आज तक ये बोल रहे थे कब होगा, वैसे ही है कि मंदिर कब बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। मंदिर का तारीख आ गया तो बोलते कि हम भूमि पूजन में नहीं जाएंगे, हम उनके प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे। तो इनका कोई सब्जेक्ट नहीं है विकास का, इनका सब्जेक्ट ये नहीं है कि प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए क्या काम किया जाए। जब लाल आतंक से बाहर आ रहा है प्रदेश, तब भी ये क्या आरोप लगाते कि फर्जी एनकाउंटर है। आप सोचिए किस मंशा से कांग्रेस पार्टी यहां बैठी है। आज पूरा प्रदेश लाल आतंक से बाहर है और बस्तर हमारा विकास उन्मुख राह तय कर रहा है। और इस प्रकार से काम हो रहे नियत निर्धारण के माध्यम से, जो भूतों न भविष्य कभी हुआ था। तो आज हमारा छत्तीसगढ़ प्रदेश जैसा संकल्प है हमारा भारत के 2047 में भारत को विकसित करने का, वही संकल्प लेके आदरणीय विष्णुदेव साय सरकार छत्तीसगढ़ को विकसित करने के लिए आगे बढ़ रही है। जातिगत कहाँ है जी? ओबीसी क्या पूरे प्रदेश में ओबीसी हैं? केवल 7 ओबीसी बना रहे हैं। आप इसको ओबीसी के रूप में क्यों देख रहे हैं? देखिए साहू भी हैं, कुर्मी भी हैं, आप इसको ऐसे देखेंगे क्या? इसका आकलन कैसे करेंगे? फिर भूपेश बघेल की सरकार में आप कैसे आकलन करेंगे? फिर जाति का विषय नहीं होता। जो हमारी टीम काम कर रही है, प्लेइंग 11 अभी जो काम कर रही है, क्या हमने जो वायदे किए थे चुनाव के पूर्व उसको डिलीवर किया कि नहीं किया? 100% किया। जो मोदी जी का गारंटी हमने दिया था जनता के बीच में, उसको डिलीवर कर रहे हैं। जो विकास योजना है उसको तय कर रहे हैं, रक्षा सुरक्षा के लिए काम कर रहे हैं। और ये प्रतिबद्धता 3 करोड़ जनता के लिए हमारी है। हमारी प्रतिबद्धता कांग्रेस पार्टी के सवालों के प्रति नहीं है, हमारी प्रतिबद्धता प्रदेश की जनता के प्रति है। उसके लिए प्रदेश की सरकार साए काम कर रही है। ठीक है, चलिए साए काम हो रहा है, लेकिन शपथ ग्रहण के बाद और ज़्यादा स्पष्ट पता चलेगा कि कितना साए काम होता है। चौबे जी, क्या लग रहा है अब ये जो एक लाइन ले ली है बीजेपी ने, उसमें ज़्यादा कुछ फेरबदल जैसी स्थिति तो दिखती नहीं है। जब ये होगा इम्प्लीमेंट, तो कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है? क्या कुछ नए लोगों को काम करने में, या कुछ दिन हमें ऐसा असहज मंत्रिमंडल देखने को मिल सकता है क्या? नहीं, देखो ये नए लड़के हैं जो तीनों जो जिनके नाम चल रहे हैं, अगर इनको तीनों को लिया गया ना, तो ये बहुत लो प्रोफाइल पे काम करेंगे। इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत इसलिए भी नहीं होगी क्योंकि ये इनका कोई वो है नहीं कि एग्रेसिव होकर काम करेंगे। अब इनको विभाग कौन से मिलते हैं और उन पर कौन से सेक्रेटरी इनके साथ जुड़ते, ये एक महत्वपूर्ण विषय है। तो अगर उनको सेक्रेटरीज अच्छे मिल गए, विभाग थोड़ा ठीक ठाक मिल जो गए, लोग बड़े दिग्गज घर बैठे हैं वो क्या करेंगे? राजेश मूणत है, धर्मलाल कौशिक है, अमर अग्रवाल हैं, अजय चंद्राकर हैं, ये इनका तो कुछ इफेक्ट पड़ेगा? देखिए वो कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जो भाजपा है वो कैडर बेस्ड पार्टी है। और ये जिनके नाम आप ले रहे थे, इनको अभी है ना उनको कि रिसफल होगा तो हम आपको वो लड्डू दिखा रहे हैं ना, रिसफल का लड्डू जिसमें आप आ सकते हैं, इसलिए आप शांति से बैठिएगा। रिसफल होगा तो हम आपको निश्चित ले लेंगे। वो ये कह सकते हैं विष्णुदेव साय की जो मंत्री की परफॉर्मेंस कमजोर हो। जनता कितना स्वीकार करेगी इस फैसले को? जनता को तो देखो कोई लेना देना नहीं इन सबसे कि कौन मंत्री बनता है कौन नहीं मंत्री बनता। अब उनके जो जिनके आपने 4-5 लोगों के नाम लिए, उनके जो चेले चपाटी हैं या उनके जो शुभचिंतक हैं,
उनके पेट में ज़रा भयानक दर्द होगा, क्योंकि 4-5 दिन का 10-12 दिन से वो बार बार कुर्ते सिला रहे हैं, बार बार सूट सिला रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज उनकी चल रही है। वो एक्सरसाइज इसके आते ही, अब हो सकता है कि कल क्या निर्णय हो, तीनों में से लिए एक आध कुछ बदलाव की भी संभावना है क्या? ये नाम तो हम जरूर चला रहे हैं, पर इसमें कुछ चेंज भी देखने को मिल सकता है क्या? बहुत ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता कि चेंज होने की कोई गुंजाइश बनेगी। ये नाम जो चल रहे हैं यही रहेंगे, यही पांडे जी। रहेंगे। क्या लग रहा है? ऐसे में बहुत आलोचना भी हो रही है, कुछ बदलाव, कुछ फेरबदल, एक आध मंत्री को ड्रॉप करके नए लोगों को लेना, ऐसा भी हो सकता है क्या? मुझे लगता है मोहन जी कि इसके जवाब कल सुबह आपको मिल जाएंगे और संभावना अटकलों का दौर समाप्त हो चुका है। समय तो आ ही गया कि कब होगा, कितने होंगे और कौन होंगे, कौन होने में भारतीय जनता पार्टी के विधायक होंगे। लेकिन महत्वपूर्ण जो बात आप कह रहे हैं कि ये इतने बड़े बड़े नेता घर बैठे हैं, कोई घर नहीं बैठा है, जनप्रतिनिधि हैं। मुन्ना जी लगातार अपने क्षेत्र में विकास के नए आयाम को तय करने का प्रयास कर रहे हैं और लगातार काम कर रहे हैं। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, देखिए सचिन और सौरभ जब आए थे तो अनुभवी नहीं थे, लेकिन देश नहीं पूरे विश्व के पटल पे आज अपना प्रमाण छोड़ के गए। और सचिन सौरभ के जाने के बाद हम जब प्रश्न करते थे इनके बाद कौन, तो विराट भी आए, रोहित भी आए, एम एस धोनी भी आए। तो ये परिवर्तन एक लगातार चलने वाली परंपरा है, श्रृंखला है। इसमें लगातार आप जब देखिए 2003 में डॉक्टर रमन सिंह जी की सरकार बनी थी, उनके नेतृत्व में, तो जितने कैबिनेट मंत्री थे क्या वो मतलब 20 साल 25 साल का अनुभवी व्यक्ति थे? ऐसा नहीं है। देखिए विषय ये आता है कि जो आदरणीय विष्णुदेव साय की सरकार है, मोदी जी की गारंटी के प्रति जो प्रतिबद्धता है उसको डिलीवर हम कर रहे हैं और 3 करोड़ की जनता की रक्षा, सुरक्षा और विकास के लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। महतारी वंदन की बात करें या धान खरीदी की बात करें, सब में ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार साय कर रही है। ये पीड़ा जो प्रसव पीड़ा कांग्रेस पार्टी को हो रही है, उनसे सिर्फ एक प्रश्न पूछिए कि सत्यनारायण शर्मा जी वरिष्ठ नहीं थे या कांग्रेसी नहीं थे या विधायक नहीं थे? कार्यकाल की बात हो गई, नहीं तो जवाब तो देना पड़ेगा। कार्यकाल की जब आप प्रश्न पूछेंगे तो जवाब तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, चलिए कांग्रेसी नहीं थे या विधायक नहीं थे, कल के लिए भी कुछ बाकी रखते हैं, क्योंकि जब ये तय हो जाएगा तो फिर यही सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। आज समय इतना ही है, इसलिए चर्चा को यहीं खत्म करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ अनिल चौबे जी जुड़े, उनका धन्यवाद। निशिकांत जी ने समय दिया, उनका धन्यवाद। और रुपेश दुबे जी हमारे साथ बने रहे, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो तीनों मेहमानों को धन्यवाद कहते हुए आज की ये चर्चा यहीं खत्म करते हैं और आप लोग से रखते हैं उम्मीद कि आप लोग देखते रहेंगे TV24। रखें अपना बहुत ख्याल। नमस्कार।